जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, आज लेके आया हूं दो ऐसी कहानी जो मेरे ख्याल से अधूरी है। अगर आपको लगता है कि कहानी पूरी है तो अच्छी बात है, सुनिए और एंजॉय करिए। मगर आपको भी लगता है कहानी अधूरी है तो उसका एंड क्या होना चाहिए, ये आप सजेस्ट करेंगे कमेंट के थ्रू। सुनिए दोनों कहानी और लिखिए कमेंट में कि इनके एंड क्या हो सकते हैं। मुनीर बाबू का शौक था, जैसे ही ऑफिस से छुट्टी होती, चाहे छुट्टी का दिन या संडे, अपनी शॉटगन उठाकर वो पहुंच जाते शहर से बाहर के जंगल में। शिकार उनके जैसे नस नस में बसा था। हालांकि शेर भालू जैसे बड़े जीवों के शिकार तो उन जैसे छोटे शिकारियों की किस्मत में नहीं, मगर हाँ, कबूतर, तोते, खरगोश, जंगली मुर्गे जैसे जानवर को शिकार तो कर ही सकते थे और इससे अपनी खून बहाने की प्यास वो बुझाते थे। मगर ये शिकार वो अकेले ही करते थे। उनका मानना था कि झुंड में ढेर सारे लोगों के साथ जाकर शिकार करना क्या शिकार होता है। ऐसे में तो बहुत से जानवर आपस में भाग जाते हैं और फिर गोली आपने मारी और किसी और ने भी मारी और क्रेडिट चला गया उसे। ऐसे में लोग क्रेडिट लूट लेते हैं। नहीं, ऐसी बात का कोई मतलब है क्या? ऑफिस में भी वो ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, बस इंतजार करते छुट्टी के दिन का और सवेरे से ही निकल पड़ते साइकिल पर। साइकिल से शहर के बाहर वाले जंगल के किनारे पहुंचते और वहां पर एक चाय की दुकान में अपनी साइकिल रख देते, बैठकर चाय पीते और उसके बाद बंदूक लेकर निकल पड़ते जंगल के अंदर की ओर। शाम तक एक दो शिकार तो मिल ही जाते। बस संतुष्ट होकर घर आकर अगले दिन ऑफिस के काम में व्यस्त हो जाते। मगर कई बार लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस तरह से रात ढलने के बाद भी जंगल में घूमना उचित नहीं है। भाई, भूत प्रेत कई तरह के खतरे हो सकते हैं। मगर इन सब के लिए बाबू का जवाब था, भूत प्रेत ये सब कुछ होता है क्या? इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं। बस यही जवाब देकर सबको वो चुप करा देते। आज 18 दिसंबर का दिन था। ऑफिस में छुट्टी थी और मौसम बहुत ही प्यारा। बस सुबह सुबह नाश्ता करके और एक डब्बा सैंडविच और पानी लेकर मुनीर बाबू निकल पड़े अपनी साइकिल पर। गाना गुनगुनाते, कंधे पे बंदूक ताने पहुंचे चाय की दुकान पर। गर्मा गर्म एक प्याली चाय पी और साइकिल वहीं छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़े। धीरे धीरे जंगल के अंदर पहुंचकर आज उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा। जंगल में घुसते ही साथ पक्षियों का कलरव, बंदरों के उत्पात, सब कुछ महसूस होने लगता है। मगर आज चारों ओर ऐसी शांति क्यों है? आसपास के किसी पेड़ पर भी छोटे मोटे पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, दूर से पक्षियों की आवाज अवश्य आ रही। इसका क्या कारण हो सकता है? जंगल में ऐसी नीरवता तो आज तक नहीं दिखी। एक पल को चौंके मुनीर बाबू। फिर अचानक उनके तार्किक मन ने जवाब दिया, अरे मुझसे पहले लगता है कुछ शिकारियों का दल आया होगा और आकर यहाँ हल्ला मचा के गया होगा। शिकार मिले ना मिले, सब पक्षियों को दूर अंदर जंगलों में भगा दिया। ये बेवकूफ लोगों के शिकार करने का कोई मतलब ही नहीं होता। अपनी तार्किक जवाब देकर मुनीर बाबू निकल पड़े जंगल के अंदर की ओर। काफी देर तक भटकते रहे, मगर सच में उनसे पहले आए शिकारियों ने आज जंगल को तहस नहस कर दिया है। चलते चलते
जंगल के अंदर पहुंचे वो उन दो वट पेड़ों के पास। ये मुनि बाबू का ठौर ठिकाना था। जब भी शिकार पर आते थकने के बाद यहीं आकर रेस्ट करते। पेड़ों की छांव में ठंडी ठंडी हवा में आराम से कुछ देर सोना उन्हें बहुत पसंद था। बरगद के एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए। पानी निकालकर ढेर सारा पानी पिया। काफी देर तक घूमने की वजह से प्यास लग गई थी। मन पवित्र हो जाता है शीतल जल पीकर, मन ही मन उन्होंने कहा। सैंडविच के बक्से से सैंडविच निकालकर एक बाइट ली और अचानक ही नजर चली गई सामने वाले वट के पेड़ पर। इसके साथ ही उनके जैसे रोंगटे खड़े हो गए। अभी पिछले साल 18 दिसंबर की ही तो बात है। ऐसे ही शिकार के लिए वो जंगल में आए थे, मगर उस दिन जंगल भीड़ से भरा था, वर्दी वालों की भीड़ से। चारों ओर पुलिस के लोग झाड़ियों झुंझाटियों को खंगाल रहे थे। वो चौंक पड़े। अचानक ही एक पुलिस वाले की नजर उन पर पड़ी। तुम कौन? इधर आओ, इधर आओ। जी हुजूर, छोटा मोटा शिकारी हूँ। छुट्टी के दिन थोड़ा मनोरंजन करने यहाँ आ जाता हूँ। ओ, तो हुजूर आज इतनी पुलिस यहाँ? अरे पूछो मत, शहर में दो गुंडों का दल हुआ है, अब्दुल कलीम और रहीम खान। उन्हीं में से अब्दुल कलीम के दल के एक व्यक्ति हामिद ने रहीम खान के दल के एक व्यक्ति का खून कर दिया था। पकड़ा गया था। पुलिस जेल की तरफ लेके जा रही थी कि कुछ ही दूरी पर गाड़ी से भाग गया और इस जंगल में आके छुप गया। हाँ, बस उसी की तलाश चल रही है। आपका तो जंगल का चप्पा चप्पा जाना हुआ है। हाँ हुजूर। तो आप भी हम लोग की मदद क्यों नहीं करते आज? जी जी। मुनीर बाबू मनी मन थोड़ा प्रसन्न हुआ है। आज जिंदगी में कुछ अलग करने मिलेगा। पुलिस वालों की मदद। वो कांस्टेबल उन्हें सीओ के पास ले गया। सीओ ने देखकर कहा, ओ, आपके पास तो शॉटगन भी है। इसकी चोट से आदमी कुछ देर तक तो असहाय हो ही जाएगा। हाँ हुजूर, बिल्कुल। तो मदद करिए हमारे लोगों की। मुनीर बाबू खुशी खुशी पुलिस दल में शामिल हो गए। खोजते खोजते उनके तार्किक मन ने एक बार फिर से बात कही। अरे, एक हत्यारा इतना मूर्ख थोड़ी होगा कि इतने सारे पुलिस वालों को देखकर जमीन के झाड़ियों में छुपा हो। है कोई मतलब ही नहीं होता है। मुझे तो लगता है वो किसी पेड़ पर चढ़कर छुपा है। कहकर दल से थोड़ा अलग होकर वो पेड़ों की तरफ झांकने लगे और चलते चलते इस वटपेड़ के पास पहुंचे। सामने वाले वटपेड़ पर नजर जाते ही उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस ऊंची वाली डंगाली के पत्तों के झोंप में ऐसा लगा जैसे एक इंसानी आकृति गिरगिट की तरह चिपकी हुई है। और से देखने पर समझ में आया, हाँ, उनके तीखे नेत्रों ने बिल्कुल सही चीज देखी है। झट से अपनी बंदूक निशाने में लेकर उन्होंने कहा, कौन है? कौन है? उतरो नीचे, उतरो वरना गोली मार दूंगा। अभी पुलिस वालों को बुलाने का कोई मतलब न था। अकेले ही पहले उसे नीचे उतारते फिर पकड़वाते तो इस पर लगा सारा इनाम उन्हें मिलता। मगर अचानक ही वो कांप उठे। उनके पास से सनसना कर एक चाकू पीछे वाले वटपेड़ पर गिर गया। उफ, थोड़े से के लिए बच गए, वरना कान गया था। उन्होंने एक धमाका किया बंदूक का और चीख पड़े, आइए साहब, आइए, ये आसामी यहाँ छुपा है, आइए आइए। पुलिस की पार्टी वहां पहुंच गई। हामिद को पेड़ से उतारा गया। अब इनाम में से कुछ कम राशि मिली, मगर मिली जरूर। मगर उतर कर जाते हुए हामिद ने उन्हें खूंखार नजरों से देखा था। लंगड़ाता हुआ वो पुलिस वालों के साथ चला गया। उसने सिर्फ एक लुंगी पहन रखी थी। काला सा उसका शरीर बहुत ही भयानक था। इसके कुछ दिनों बाद पता चला कि हामिद को फांसी हो गई थी। सैंडविच का अगला बाइट लेते हुए मुनीर बाबू ने सोचा, उफ,
क्या दिन बीता था वो। आज 1 साल बाद अचानक वो बात उन्हें याद आ गई। खाना पीना खत्म कर कुछ देर उन्होंने रेस्ट किया। उसके बाद थोड़ी देर और जंगल में घूमने का विचार कर घूमने लगे। घूमते घूमते अचानक उनकी नजर पड़ी पेड़ की एक डंगाली पर बैठे एक बनमुर्गे पर। उसकी भी नजर अचानक ही उन पर पड़ गई। उसने एक जोर की बांक लगाई और इसके साथ ही वो पेड़ से नीचे कूद पड़ा। बनमुर्गे उड़ नहीं पाते हैं, मगर हां पेड़ की ऊंची डंगालियों से खुद को संभालकर जमीन पर उतार लेते हैं। फिर जमीन पर चीते की रफ्तार से दौड़ते हैं। मुनीर बाबू भी उसके पीछे दौड़ पड़े। 1-2 फायरिंग भी की, मगर वो इधर उधर होता हुआ ऐसा भागा जा रहा था कि उसे पकड़ पाना संभव ही नहीं था। कुछ दूर पहुंचकर एक झुंझाट के पास रुककर एक बार फिर से उसने बात दी, जैसे मुनीर बाबू का मजाक उड़ा रहा। मगर अब मुनीर बाबू के सिर पर भी खून चढ़ गया था। उनके शिकारीपन का मजाक एक मुर्गा उड़ा रहा है। वो दौड़ते हुए उसके पीछे जाने लगे। दौड़ते दौड़ते वो जंगल में काफी अंदर चले गए थे। धीरे धीरे आकाश में सूरज की रोशनी मध्यम होने लगी थी। वैसे भी ठंड के दिनों में तो ये जल्दी होती है और जंगल के अंदर तो और जल्दी। तभी अचानक उन्होंने देखा वो पहुंच गए हैं एक पुराने से कब्रिस्तान में। शायद मुस्लिम कब्रिस्तान है। बहुत सारे कच्चे कब्र हैं, एक तो पक्के कब्र भी हैं। उन्हीं में से एक कब्र के ऊपर वो मुर्गा खड़ा बाग दे रहा था। मुनीर बाबू ने फिर एक धमाका किया। अब की बार वो कब्रों के पीछे न जाने कहां ओझल हो गया। तभी मुनीर बाबू को ध्यान आया कि चारों ओर अंधेरा घिर रहा है। जंगल में न जाने वो कितना अंदर चले आए हैं। उन्हें तुरंत वापस जाना होगा। सोचकर धीरे धीरे वो वापस जाने लगे। जेब में टॉर्च थी, इसलिए हल्का अंधेरा होने पर भी रास्ता खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि तभी पीछे की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। मुनीर बाबू चौंके। फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है ये मुर्गे का बच्चा। रो कभी बताता हूं। बंदूक हाथ में लिए वो एक बार फिर से उस झाड़ी की तरफ चल पड़े। मगर जैसे ही झाड़ी के पास पहुंचे, अब की बार झाड़ियों में से मुर्गे के बजाय एक इंसानी आकृति निकली, जो शरीर पर सिर्फ एक लुंगी पहने हुई थी और लंगड़ाकर चल रही थी। हल्के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में मुनीर बाबू ने देखा उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। चेहरे पर नफरत के भाव थे। वो धीरे धीरे मुनीर बाबू की तरफ बढ़ने लगा। मुनीर बाबू ने बोला, कौन कौन है? और इसके साथ ही बंदूक तान दी। रुक जाओ, वही गोली मार दूंगा। मगर उस आकृति पर कोई असर न था। मुनीर बाबू ने 1-2 बार कहने के बाद फायर भी कर दिया, मगर उस आकृति पर कोई असर न हुआ। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। तभी मुनीर बाबू के मुंह से निकल पड़ा, हामिद। सच में हामिद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा रहा था। मगर तभी मुनीर बाबू के दिमाग में जैसे बिजली कौन। हामिद की मौत तो 2 महीने पहले हो चुकी है। ये कौन है? हामिद? अरे हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हम बहुत सी हॉन्टेड और भूता घरों के कहानियां सुनते हैं, मगर क्या अतृप्त आत्माएं सिर्फ पुराने और जीर्ण-शीर्ण घरों में ही रहती हैं, या फिर हमारे आसपास उपस्थित बहुत से सामानों में रह सकती हैं? इलेक्ट्रॉनिक के ऐसे सामान जो आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ में चले जाते हैं, इनके जरिए तो वो काफी सारे इंसानों के पास पहुंच सकती है। पुराने और हॉन्टेड घरों में रह रही आत्माएं को तो बरसों इंतजार करना पड़ता है किसी के आने का, मगर आज के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड आसानी से लोगों द्वारा खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर ऐसा ही एक
हॉन्टेड मशीन आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे? रायचंद जी उन पुराने जमाने के लोगों में से हैं जिन्हें पुराने जमाने की चीजें बेहद पसंद है। आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वैसे परिवार में वो दो भाई हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया है, अच्छे पद पर थे, अभी नौकरी से रिटायर है। छोटा भाई पत्नी बच्चों के साथ विदेश शिफ्ट हो गया है। पुश्तैनी मकान की देखरेख करने के लिए कहें तो वही है। शहर का पुराना सा मकान उनका है। ये 2 मंजिला मकान एक समय लोगों और बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, मगर आज सूनेपन में भर गया है। हाँ, दिन भर बच्चों की किलकारियों की जगह अब गूंजती है रेडियो के गाने और प्रोग्राम। रायचंद जी को टीवी वगैरह देखना पसंद नहीं और आज के लोगों की तरह मोबाइल लेकर वो बैठे रहना भी पसंद नहीं करते। सुबह की नींद टूटते ही साथ चला देते हैं अपना रेडियो, जिस पर पुराने गाने, समाचार वगैरह सुनकर उनका दिन बीतता है। कभी विविध भारती पर रेट्रो सॉन्ग्स तो कभी बीबीसी पर न्यूज। यही सब तो उनके पिताजी भी करते थे, नौकरी के समय वो भी किए और अब रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी भी इसी में कट रही है। मगर 1-2 दिन से उनकी जिंदगी का सहारा रेडियो ठीक से साथ नहीं दे पा रहा है। चलते चलते बंद हो जाता है, स्टेशन चेंज हो जाता है, गरगराने लगता है। Each year losing अब करे भी क्या, 2008 में इसे खरीदा था। आजकल के सामानों का जो हाल है, फिर भी काफी दिन चल गया, मगर आज ज्यादा ही परेशान कर रहा था। रेडियो लेकर घर बंद करके वो निकल पड़े हाईवे पर मुनीर चंद की दुकान पर। मुनीर चंद इस इलाके का काफी अच्छा कारीगर है। इससे पहले भी कई बार रेडियो उसी ने सुधार के दिया था। मुनीर चंद की दुकान रायचंद जी के घर से थोड़ी दूरी पर है। दूसरे लोगों की तरह रिक्शा या ऑटो पकड़कर जाना रायचंद को पसंद नहीं है। पैसे फालतू खर्च होते, थोड़ा सा चलने से सेहत भी अच्छी रहती है और रिक्शा ऑटो के जो पैसे बचते हैं उनसे एक बंडल बीड़ी आ सकती है, जिसे आराम से बैठकर पिया जा सकता है। बस यही सोचकर रायचंद पैदल पैदल ही दुकान की ओर चलने लगे। उनका घर गली में काफी अंदर था। पैदल पैदल गली के मुंह पर आकर फिर रोड पर चलने लगे। रोड पर आते ही कार मोटर की कोलाहल उनके कानों में गूंज रहा था। आज थोड़ी सी ठंड थी, इसलिए धूप में चलना खराब नहीं लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था। चलते चलते वो रेडियो की दुकान पर पहुंचे। कारीगर ने रेडियो लेकर कहा, ओह, फिर खराब हो गया? लाइए देखता हूं। अब रेडियो का कुछ देर परीक्षण करके उसने बताया, मालिक, अब ये आपका साथ नहीं देगा, इसका बोर्ड पूरी तरह से गया। मेरी सलाह मानिए, इसे फेंक दीजिए। आप एक टच स्क्रीन मोबाइल ले लीजिए, आजकल उसमें सब कुछ है, कहां अलग से रेडियो लेकर घूम रहे। अरे, टच स्क्रीन मोबाइल में वो मजा कहां जो रेडियो में है, पर इतने पैसे खर्च करना मुझे उचित नहीं लगता है। रायचंद ने कहा, तो एक नया रेडियो ही ले लीजिए। दिखाओ जरा। सवेरे सवेरे बोहनी की बात सोचकर दुकानदार प्रसन्न हो गया। उसने
फटाफट 4-5 रेडियो निकालकर रख दिए, मगर हर रेडियो का दाम सुनते ही रायचंद जी मुंह बिचका देते। धीरे धीरे उसका दिमाग गर्म होने लगा। हर रेडियो में कुछ न कुछ नुक्स। उसने कहा, मालिक, मैं एक बात कहूं, आप नए के बजाय एक पुराना ही ले लीजिए, कम कीमत में मिल जाएगा, आपका काम भी बन जाएगा। तुम पुराना रेडियो रखते हो? रखता नहीं हूं, एक आया है, अगर आप कहे तो दिखाओ। रेडियो को देखते ही साथ रायचंद के जैसे होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। यही तो सामान था जो वो चाहते थे, कम कीमत और अच्छा। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इसमें? अरे मालिक, आप पुराने कस्टमर हैं, आपके साथ कुछ ऐसा करूंगा क्या? और कुछ हुआ तो मैं तो बैठा ही हूं। ठीक ठीक। खुशी से रायचंद ने कम कीमत में वो रेडियो ले ली और लेकर घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उसमें बैटरी लगाई और स्टेशन चालू किया। स्टेशन में एक पुराना सा गाना चल रहा था। रेडियो चलता छोड़कर वो नहाने जाने की तैयारी करने लगे। बाथरूम में घुसकर अभी नहा ही रहे थे कि अचानक ही रेडियो का स्टेशन चेंज हो गया और एक अजीब सा गाना बजने लगा। रायचंद चौंक पड़े, जल्दी से नहाना खत्म कर बाहर आए। रेडियो तो उन्होंने चेंज नहीं किया, फिर मगर बज रहे म्यूजिक में एक अजीब सी कशिश थी। उन्हें उसे बदलने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ देर तक खड़े खड़े वो सुनते रहे कि अचानक फिर से पुराना गाने वाला स्टेशन चालू हो गया। रायचंद चौंके, अरे ये अपने आप स्टेशन कैसे चेंज हो रहा है? इसमें गड़बड़ी लगती है। ये रेडियो दुकान वाले का बच्चा कहीं मुझे कबाड़ी माल तो नहीं पकड़ा दिया? देखता हूं आज दिन भर, कहकर रायचंद अपने कामों में व्यस्त हो गए। शाम को गली के ही मोड़ पर वो अपने दोस्तों के साथ गप मारने जाते थे। ऐसे गप में विषय रायचंद ही होते थे। उनके अविवाहित रहने को लेकर काफी मजाक उड़ाया जाता था, मगर रायचंद ज्यादा कुछ कहते नहीं थे। अरे भाई, अकेला इंसान, वक्त बेवक्त दोस्त ही तो काम आते हैं। उनसे भी बैर ले लेंगे तो इस देश में फिर उनका अपना कौन रह जाएगा? सारे अपने तो देश से बाहर चले गए। गप मारकर करीब 8 बजे वो घर वापस आ रहे थे। उनका घर गली से कोने की तरफ था, इस वजह से आसपास सुनसान ही रहता था। घर के पास पहुंचते पहुंचते वो चौंक पड़े। रेडियो में फिर वही म्यूजिक बज रहा था और इसके साथ ही कुछ लोगों की बातें करने की आवाज भी आ रही थी। सारे नास्तिक हो चुके हैं। ईश्वर और भगवान को आजकल कोई मानना नहीं चाहता। ईश्वर और भगवान की बात करो तो लोग हंसी उड़ाते हैं। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, अनपढ़ गंवार कहा जाता है। मगर सच में ईश्वर और भगवान के अस्तित्व को न मानने वालों इस धरती पर जीने का अधिकार ही नहीं। उन्हें मार कर ही ईश्वर और भगवान के वास्तविक दर्शन करके समझाया जा सकता है। ईश्वर और भगवान की सत्ता को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। हाँ? तो क्या घर में चोर घुसा है? वो तेज कदमों से दौड़कर घर पहुंचे। दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगे। सच में म्यूजिक के साथ साथ बातें करने की भी आवाज आ रही है, मगर आवाज थोड़ी सी मशीनी क्यों लग रही है? उन्होंने तुरंत ही दरवाजा खोलने की सोची, मगर अंदर उपस्थित लोगों के पास हथियार भी हो सकता है। आसपास ढूंढने पर हाथों में एक लोहे का रॉड मिला, जिसे लेकर दरवाजा खोलकर वो अंदर गए, मगर अंदर कोई भी न था। तो ऊपर की तरफ भागे क्या? ऊपर भी देखा है, मगर कोई न था। उन्होंने रेडियो बंद कर दिया, मगर ये रेडियो चालू कैसे हो गया? फिर उन्हें समझ में आया, लगता है रेडियो का
बंद करने वाला बटन भी खराब है। रात 10 बजे खा पी कर रैचन सो जाते थे। सोने से पहले रेडियो में कुछ न्यूज और गाने सुनते थे, इससे उन्हें नींद आ जाती थी। मगर आज रेडियो चलाने का मन नहीं किया। फिर वैसे स्टेशन की बदली और ये सब झंझट, कल जाकर रेडियो दुकान वाले के मुंह पे मारना है इसे सोचकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि अचानक रेडियो अपने आप कब गहरी नींद में चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। मगर नींद में उन्होंने एक सपना देखा। सपने में देखा वो पैदल चले जा रहे हैं, किसी ब्रिज के नीचे हैं। तभी पास में एक मैले कुचैले कंबल में ढका भिखारी दिखा। वो उसके पास जाकर बोले, भगवान को मानते हो? भिखारी बोला, मालिक, क्या मानूंगा भगवान को? अरे भगवान ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान अगर इस दुनिया में होता तो मेरी ये हालत होती। नास्तिक हो? हाँ। तभी ये शब्द सुनते ही साथ जैसे उनके दिमाग में खून दौड़ पड़ा। उन्होंने एक चाकू अपनी जेब से निकाला और बेरहमी से उस भिखारी पर वार करने लगे। तब तक वार करते रहे जब तक वो भिखारी मर नहीं गया। अचानक हड़बड़ाकर उनकी नींद टूट गई। उफ, ये कैसा सपना? इतना भयानक सपना कैसे आ सकता है उन्हें? ये रेडियो, कल ही जाकर रेडियो वापस लौटाएंगे। अगले दिन रेडियो की दुकान पर पहुंचकर काफी लड़ाई बहस के बाद रेडियो लौटाकर उन्होंने पैसे वापस ले लिए और उसके बाद निकल पड़े वहां से। मूड थोड़ा ऑफ था, इसलिए सड़क पर थोड़ा टहलना चाह रहे थे। टहलते टहलते वो एक और बढ़ चले। तभी अचानक उन्होंने महसूस किया कि ये जगह उनकी कुछ जानी पहचानी सी है। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें ब्रिज दिखाई दिया। अरे, कल रात सपने में। तभी थोड़ी दूरी पर लोगों का भीड़ थी। पुलिस भी खड़ी थी। वो तेज कदमों से उस ओर चल पड़े। देखा तो कफन में ढकी एक लाश पड़ी थी और पुलिस वाले खड़े थे। एक आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई साहब? अरे पूछिए मत, ये भिखारी यहीं रहता था और भीख मांगा करता था। कल रात को किसी ने बेरहमी से चाकू से गोद कर इसे मार डाला। रैचन चौंक पड़े। भीड़ को ढकेल कर